चलिए देखिए, हम लोग क्लास 9th का सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें देखिए हम लोग कुछ लेक्चर डिस्कस किए हैं। और देखिए क्लास 9th का सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन थोड़ा सा आप लोग के लिए नया है, तो हम कितने बार बताएं कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तब ये आएगा, समझ गया ना। ऐसा कुछ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये तुम लोग के लिए नया है तो थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। खैर चलिए, आप कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक तो इसमें पढ़ा दिए हैं, मतलब कुछ एक्सरसाइज कराएं हैं, जैसे 6A वगैरह कराएं, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिए, उससे पहले दिए हैं। तो अभी देखिए हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं 6B का कुछ क्वेश्चन नंबर 14 या 15 तक डिस्कस किए थे, ठीक। तो आज देखिए 15 से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, एक आपके पास AP दिया हुआ है, एक आपके पास AP है, मतलब T1, T2, T3, T4 ऐसे गोइंग ऑन TN। ये आपके पास AP दिया हुआ है, ठीक ना। और इसमें बोला है कि S5 और S7 का सम 167 है, मतलब S5 प्लस S7 इजकल टू कितना दिया है, इजकल टू 167 दिया है। और S10 इजकल टू कितना दिया है, S10 इजकल टू 235 है। तो पूछा है कि आप AP बनाओ, ठीक ना, AP बनाओ। और वेयर Sn डिनोटेड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, दिस इज मतलब एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ 5th टर्म और सम ऑफ 7th टर्म का सम ये 167 दिया है, S10 दिया है, सम ऑफ 10 टर्म स्टार्टिंग से 10 टर्म का सम 235 है। तो हमको क्या बनाना है, हमको AP बनाना है। तो AP बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, मतलब A और D अगर आपको पता है तो हम AP बना लेंगे। तो आप यहाँ पर ये सम दिया हुआ है, तो ये सम किसका है, S5 प्लस S7 का। तो हम S5 को क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग Sn का फॉर्मूला जानते हैं, Sn इजकल टू n/2 2A प्लस n-1 D, ठीक। अब यहाँ पर देखो S5, तो S5 यानी 5/2 2 इंटू A तो है ही नहीं, n-1 यानी 5-1 और D भी नहीं है, ठीक। तो 5/2 और ये 2A प्लस 4D। अब यहाँ से 5 इंटू A प्लस 2D, यानी आपके पास आ जाएगा 5A प्लस 10D। ये आपका सम ऑफ 5th टर्म आ गया, समझ गए। तो यानी क्या लिखोगे, 5A प्लस 10D। अब इसी तरीके से इसको भी लिखो। अब इसी तरीके से n के जगह पर क्या कर देना है, आपको 7 रिप्लेस कर देना है। तो ये तो वही होगा, 7 से इंटू हो जाएगा, समझ गए। तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी के 14, अरे 7A प्लस 14D इजकल टू 167। अब यहाँ पर देखो दो वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक ना। अब ये तो देखो दो वेरिएबल में आप फैमिलियर, और पहले तो 10th में पढ़ना होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट ये इस साल जो है वो आप फैमिलियर हो इक्वेशन से। तो यहाँ 5A प्लस 7A 2A ले, और ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये D सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 24D इजकल टू 167। एक इक्वेशन यहाँ पर ये बना। अब यहाँ पर देखो S10 यानी कितना है, S10 यानी 235 है, यानी सम ऑफ 10 टर्म। तो सम ऑफ 10 टर्म यानी 10/2 2A प्लस 10-1 D इजकल टू कितना है 235 है। अब 10/2 2A प्लस 9D इजकल टू 235। अब देखो ये 2A प्लस 9D इजकल टू 235 मल्टीप्लाई 2 अपन में 10। अब ये इसको काट लेना, सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अब देखो ये शायद हम क्वेश्चन कराए हैं, समझ गए, ये हम आपको रिपीट कर दिए। देखो एक बार बताए थे आपको, जब ये लेक्चर बना रहे थे तो हम इसमें बोले कि 2 इसमें मत निकाल लेना, ताकि ये डिविजिबल नहीं है दोनों में, समझिए ना। तो हम इसका डिवाइड कर दी इसे और इसे इंटू कर दिए। यहाँ तो हम 2 निकाल लिए थे, यहाँ पर देखो 2 निकाल लिए हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया ना। इक्वेशन क्या बने, 5 2 जा 10, 5 4 जा और 5 7 जा, तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो एक आपके पास बना 2A प्लस 9D इजकल टू 47, ये सेकेंड इक्वेशन। और ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व कर लेना, A और D आ जाएगा। जब आपके पास A और D आएगा तो हम जनरल टर्म के लिए ये लिखते हैं A प्लस D 2D 3D ऐसे लाइक दिस, मतलब A प्लस n-1 D। तो हमारे पास जब A और D है तब तो निकल ही जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, समझ गया ना। तो ये आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अब देखो आगे वाले में क्या बोला है कि इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 29, सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो समझ ही रहे हो।
देखो हाँ, इसमें देखो क्या दिया, बोला है कि एक आपके पास AP है, ठीक, फर्स्ट टर्म दिया है 2, लास्ट टर्म दिया है 29 और सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर n आपके पास नहीं है, n नहीं है, n कहाँ है n नहीं है, यानी आपको क्या दिया है, दिया क्या है आपको दिया है, देखो एक AP है आपके पास, AP मतलब क्या, ठीक, AP यानी दिया है T1 T2 T3 ऐसे लाइक दिस, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक ना, तो A कितना है 2 है और लास्ट टर्म कितना है 29 है, और इसके बाद सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155 पूछा है, कॉमन डिफरेंस D पूछा है, ठीक ना। तो अब इसके लिए क्या करोगे बताओ, देखो पहले हम आपको बता दे रहे हैं देखो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको तो आप कैसे हूँ पढ़ लेते हो, काम चल जाता है, लेकिन मैथ जो होता है ना, मैथ आपको ब्रेन से पढ़ना होता है, बाकी सब तो मन से पढ़ लोगे, मन से, मन समझते हो ना, मन, ब्रेन और माइंड में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। माइंड का मतलब हो गया विचार, जो आप सोचते हो, मतलब आप कैसे हूँ जैसे तैसे पढ़ लोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लोगे, लेकिन मैथ्स के लिए आपको ब्रेन से काम करना पड़ेगा, बिना ब्रेन के आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते हो, बाकी सब सब्जेक्ट तो इधर उधर करके भी काम चला लोगे, समझ गए। तो मैथ्स जो होता है वो ब्रेन से चलता है, मन से नहीं चलता है, माइंड से नहीं चलेगा, ठीक ना। तो खैर चलो, ये देखो आपके पास AP दिया है T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे गोइंग ऑन Tn, ठीक। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है 2, समझ गए ना, क्या दिया है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया है 2 दिया है, A 2 है, ठीक ना, और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना दिया है 29 दिया है, और फिर इसके बाद सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म मतलब n इज मिसिंग 155 लिख दिए, समझ में आया। देखो हमारा प्रॉब्लम कहाँ होता है, हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में होता है, समझ गए। अगर आप किसी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गया, मतलब आप समझ गए, तो समझिए उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आधा आंसर मिल गया, समझ पा रहे हो ना। जैसे किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता करना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हो तो समझो कि आपका आधा आंसर मिल गया, लेकिन आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगा और फिर सोचो कि हम उसका आंसर दे देते, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। खैर देखो यहाँ पर A दिया है 29, A दिया है 2 और लास्ट टर्म 29 दिया है, सम ऑफ एन टर्म 155 है। आपको इसमें क्या है, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ देखो D है नहीं है, N है नहीं है, कहाँ है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक बता रहे थे कि जब भी Sn का फॉर्मूला लगाते हो, एक ये होता है, एक ये होगा n/2 A + L, ये होता है ये, ठीक। अब देखो इसको और इसको हम इसको प्रीफर करेंगे, इसको प्रीफर करने की जरूरत क्या है, देखो जब भी हमारे पास लास्ट टर्म है और सम दिया है, तो यहाँ सम है, लास्ट टर्म है, A है, तो हम इसको यूज कर लेंगे तो n आ जाएगा। जब हमारे पास n आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, लेकिन हमको D की भी नीड है, तो D के लिए हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा देते हैं, A + n - 1 D। तो यहाँ पर Tn है ही 29, A है ही, n हम इससे निकाल ही लेंगे, तो यहाँ से D आ जाएगा। तो हम इस फार्मूला को प्रीफर नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर ये तो पता है ना कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो जब 2 वेरिएबल होगा तो सिर्फ एक फार्मूला से तो मान लो सोच रहे हो कि आप इसको लगा लोगे और दोनों चीज़ पता कर लोगे, कैसे पता हो जाएगा, नहीं होगा। आपको ये और इसको प्रीफर करना होगा, या तो ये इसको प्रीफर करो, दोनों को करना ही पड़ेगा आपको। 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन की आइडिया होना चाहिए ना, और जितना वेरिएबल हो तो उतना इक्वेशन होना चाहिए, ठीक। तो हम इसके जगह पर क्या यूज करेंगे, हम Sn का फॉर्मूला ये यूज करते हैं, कौन सा, ये Sn = n/2 A + L, ठीक। अब यहाँ Sn कितना है 155 है, ठीक। n आपको नहीं है, n रहने दो, A कितना है 2, L 29, अब 155 और × 2 / 31
n आ गया, काट दो 5 बार में ना n का वैल्यू 10 आ गया, यानी हमारा 10 टर्म आ गया, यानी हमारे वो 10 टर्म का सम 155 दिया है, समझ गए, 10 टर्म का। अब आपको क्या निकालना है, T10 निकालना है। अब T10 क्यों निकालना है, क्योंकि हम लास्ट टर्म T10 ही है ना, ये सम ऑफ 10 टर्म है, ये T10 है, ठीक ना। तो a + 90 लिख सकते हैं 10 टर्म को। अब T10 यानी 29 है, a आपके पास 2 है, और 9 × d तो हमको पता नहीं, तो 27/9, d आ गया 3, तो डैट इज आंसर। दिस इज ओनली क्वेश्चन ऑल अबाउट, समझ गए। तो दिस इज गॉट इट आंसर। तो n इज ऑलरेडी गॉट इट एंड d इज ऑल्सो गॉट इट। ओके, नेक्स्ट गो फर्दर, लेट्स सी। अब देखो वैसे ही दिया है, ठीक ना, वैसे ही दिया है। चलिए देखिए, इसमें बोला है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। सिंपल, समझ गए। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म एन AP इज द 17 एंड 350 दिया है। अब देखो लिख देते, आप करेंगे नहीं, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते। अभी हम क्या बोले कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो हमारा आंसर आधा मिल जाएगा और फिर उसके बाद पूरा मिल जाएगा, समझ गया ना। अब पूरे के चक्कर में रहते हैं, अब पूरे के चक्कर में हमारा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलता है तो हमको पूरा मिलेगा कहाँ से, समझ गए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, समझ गए। वट एवर यू हैव इफर्ट देन पुट दिस इफर्ट ऑन क्वेश्चन, समझ गए। लेट्स सी। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन AP 17 एंड 350 दिया है, यानी देखो 17 दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो A और लास्ट दिया है, लास्ट यानी TN दी, हाँ ये लास्ट टर्म यानी TN है। फिर इसमें क्या बोला है कि इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, सिंपल, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। D इज 9 दिया है, D इज 9 दिया है। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। सिंपल, अब इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। वो पूछा है कितना टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एक आपके पास AP है तो उसमें A और L है और D है, तो ऐसे अगर लिख रहे हो ना T1, T2, T3 ऐसे गोइंग ऑन लिख रहे हो, TN लिख रहे हो, तो ये TN तो हमारा 350 है, A है। अब A यानी आपके पास 17 है, तो 17 और 17 + D ऐसे गोइंग ऑन जाएगा, ठीक ना। और D भी दिया है, तो D यानी इसमें जोड़ोगे तो 17 और 9 कितना आ जाएगा, 17 और 9 जोड़ो 26 ना, 26। अब इसके बाद भी जोड़ लो 35 ऐसे कुछ है। तो अब ये इसमें तो टर्म तो निकाल ही लोगे, n तो निकाल ही लोगे, n नहीं है TN का फार्मूला लगा लेना, क्योंकि ये लास्ट टर्म दिया ही है, A दिया ही है, D दिया ही है, तो n निकल जाएगा। अब A निकल जाएगा तो फिर जितना n निकालोगे उतना ही क्या सम निकालना है, यानी SN भी इसमें पूछ रहा है। तो SN के जब फार्मूला लगाओगे तो हम ये लगा देंगे, A + L वाला लगा देंगे, ताकि हमारे पास देखो, अब देखो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला वो लगाना चाहते तो लगा लो, ये लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन हम इसी को लगाएंगे ताकि हमको लास्ट टर्म है A है, n तो आपको निकालना पड़ेगा, बिना n के तो आप सम निकाल नहीं सकते हो। अब यहाँ पर n निकाल लेना, n कैसे निकालोगे, इस फार्मूला से n निकाल लेना, TN = A + n - 1 D से, इससे निकाल लेना n निकालने के बाद इसमें आगे रख देना, सम पूछ रहा है निकल जाएगा सम। चलो खैर ठीक, तो ये सब दिया था, ऐसे ही कुछ दिया है, समझ रहे हो ना। चलो अब इधर आते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से कराए हैं, तुमको याद नहीं है ना, ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो ये इसमें सम ऑफ इट्स नेक्स्ट टर्म, वो जो एक दिन बता रहे थे तुम, स्टार्टिंग से 10 टर्म का सम, फिर उसके बाद से 10 टर्म का, तो ये सब बता चुके हैं, समझ गए, ये सब बता चुके हैं और यही डिस्कस करो। चलो कुछ देख लेना, इसमें से 2-4 क्वेश्चन छूटा होगा तो अब देख लेना। वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं 26 से, समझ गए ना, हाँ 26 से, ठीक। हमको 26 से ही डिस्कस करना था, वो थोड़ा सा हम आपको ऐसे ही रिकॉल कर दिए, ठीक है। देखो इसमें बोला है, अब सुनना थे ध्यान से, देखो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन अब मतलब क्या है कि आपकी लैंग्वेज पता है, आप किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हो। ना ही मुझे इंग्लिश आता है, ना ही मुझे हिंदी आता है, ठीक। जब आपके सामने खांची भर के क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप बोर हो जाओगे पढ़ने में, और बोर हो जाओगे। अगर मान लो थोड़ा सा आप पढ़ते भी हो
तो पता चला कि हवे नहीं लगा तो इसलिए आप लैंग्वेज को ध्यान दो और लैंग्वेज को समझो, समझे ना। बिना लैंग्वेज के समझे कुछ कर नहीं सकते आज के डेट में। आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट रख दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो उसका आंसर कैसे देंगे। तो आपको उतना कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन की आइडिया होना चाहिए। लैंग्वेज पर ध्यान दो, इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ते हो तो। इसमें बोला है कि एक स्कूल है, ठीक, बोला है स्टूडेंट डिसाइडेड द प्लांट ट्री एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब एक स्कूल, उसमें एयर पोल्यूशन को मतलब कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पेड़ पौधे लगाना है, समझ गए। अब इसमें देखो बोला कि इट वाज डिसाइडेड दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्वाइस एज मेनी ट्री एज देयर क्लास नंबर। इफ द स्कूल हैज क्लासेस फ्रॉम 1 to 12, ईच क्लास हैज 2 सेक्शन, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड इन टोटल। अब देखो 1 से 12 तक क्लास है, 1 से 12 तक क्लास है। अब इसमें देखो आखिर ऐसे देने का पर्पस यही है ना। मान लो अगर हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ये एपी में ही ऐसे सिचुएशन को रखा है, कुछ और सिचुएशन को इधर उधर कर दोगे तो एपी नहीं बनेगा। अब हम देखो बिना एपी से अगर आप निकालोगे ना तो ऐसे निकलने के लिए तो उसका निकाल ही लोगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। हम मैथ्स इसीलिए न पढ़ते हैं, मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन रखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है। अब ये कैसे दिख रहा है, आप मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही यूज करोगे। ये 1 से लेकर 12 तक क्लास है, तो इसका मतलब है कि आपके पास n तो 12 हुआ, n 12 हो गया ना, क्लास 12 है। अब इसमें देखो एक क्लास में 2 सेक्शन है, समझ रहे हो ना। एक क्लास में क्या है, 2 सेक्शन है। फिर से पढ़ते एक एक चीज पढ़ो, वर्ड पर ध्यान दो। बोला कि इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड द प्लांट ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्वाइस एज मेनी ट्री एज देयर क्लास नंबर। ओके, if the school had classes from 1 to 12, each class had 2 section, how many tree were planted in total। समझ रहे हो ना। यानी एक क्लास में क्या है, एक क्लास में 2 सेक्शन है और 2 सेक्शन में है तो लगाना है पेड़। अब पेड़ लगाना है तो 1 से लेकर 12 तक के क्लास है तो उसमें कितना टोटल पेड़ लगेगा, यानी सम पूछा है, S12 पूछा है, S12 पूछा है। ये बात समझ में आ रही है कि S12 क्यों बोल रहे हैं। अब हमको क्या इसमें खोजना है, जब भी हम हमारे पास जब भी एसन निकालते हो तो एसन का फॉर्मूला n/2a प्लस n-1d ये होता है, जो भी है होता है ना। तो ए और डी होना चाहिए बस। हमारे पास लास्ट टर्म है ही, अरे सॉरी n है ही, n है ही, हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, डी भी निकाल लेंगे। अब पहले क्लास में देख लेंगे कितना पेड़ लगेगा। पहले क्लास में कितना पेड़ लगेगा, कैसे लगाना है पेड़ बताओ। एक क्लास में कैसे पेड़ लगाना है बोलो। एक क्लास में लगा उससे ट्वाइस लग रहा है, ट्वाइस लग रहा है। क्या ट्वाइस लग रहा है, पेड़ लगाया। एक क्लास में पहले 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है तो पर सेक्शन में पेड़ लगेगा ना। इस सेक्शन में भी लगेगा, इस सेक्शन में भी लगेगा। तो हमारे पास इस सेक्शन में कितना पेड़ लगेगा बताओ। रीड किए हो ना, किए हो कि नहीं बोलो। हाँ तो तब बस हो गया, तब पढ़ोगे नहीं। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन की आइडिया नहीं लोगे तो फिर क्या मतलब है, ठीक। इसमें बोला है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्वाइस एज मेनी ट्री एज देयर क्लास नंबर, ठीक। क्लास नंबर, इफ द स्कूल हैज क्लासेस फ्रॉम 1 to 12, each class has 2 section, how many trees were planted in total। ट्वाइस बोल रहा है ना, क्लास के नंबर हिसाब से ट्वाइस। तो पहला वाला 2 लगाएगा, दूसरा वाला 4 लगाएगा, दूसरा क्लास नंबर है तो उसका ट्वाइस लगाएगा। हाँ तो कितना 6 मतलब 2 का चलते जाएगा। कितना बनेगा उसका, वो प्रोग्रेशन कितना बनेगा बताओ। 2 4 6 9 सीक्वेंस क्या बनाओगे उसका। 2 का टेबल बनेगा। हैं 2 का टेबल बनेगा। क्या 2 का टेबल बनेगा, क्योंकि 2 जितना क्लास नंबर है उसके साथ ट्वाइस लग रहा है। तो क्लास नंबर समझ लीजिए पहले का 1 है तो उसका 2 होगा, दूसरे का 2 है उसका 4 होगा। अच्छा। ट्वाइस लग रहा है ना। तो मतलब इसमें कितना पेड़ लगेगा, इसमें 2 पेड़ लगेगा। इसमें 2, हाँ इसमें 2 लगेगा, क्यों। क्योंकि क्लास नंबर की था, तो पहला क्लास नंबर है तो उसका ट्वाइस लग रहा है, जो क्लास नंबर है उसका ट्वाइस लग रहा है। तो दूसरा वाले के 2 क्लास नंबर है तो उसका भी ट्वाइस लगेगा। तो प्रोग्रेशन क्या बनाओगे, 2 4 6 ऐसे ही 2 4 6 6 वही हो जाएगा। 8 ऐसे हाँ ऐसे क्या है, ही बनेगा। नहीं। फिर से पढ़ो,
फिर से पढ़ कर देखो। बोला है इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड द प्लांट ट्री इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्वाइस एज मेनी ट्री एज देयर क्लास नंबर इफ द स्कूल हैड क्लासेस फ्रॉम 1 to 12। ठीक, हाउ मेनी टोटल्स वर प्लांटेड इन दिस स्कूल, बताओ कितना आ जाएगा? पहला क्लास नंबर के हिसाब से ट्वाइस लगाना है, जो क्लास नंबर है उसके ट्वाइस लगाना है, जो क्लास नंबर है उसके ट्वाइस लगाना है, यही होना चाहिए। तो ये देखो ट्वाइस का मतलब क्या है? ये पहले देखो इसमें क्या होगा, एक एक ले लो तो 2 हुआ, ये 2 2 हुआ 4 हो जाएगा, ये 4 4 होगा तो 8 हो जाएगा, उसका दुगुना लग रहा है, समझ गए? ऐसे कुछ इस तरीके से होगा तो कितना बनेगा 2। अच्छा ये ऐसे देख लो ना, ऐसे देखो, छोड़ो, इसमें 2 पेड़ लगेगा, फिर बाद में हम सब दुगुना कर देंगे। पहले एक क्लास में 2 लगेगा, पहले क्लास में 2, दूसरे क्लास में 4, तीसरे क्लास में 6, चौथे में 8, ऐसे फिर हम उसका डबल कर देंगे। डबल क्यों कर रहे हैं? डबल ट्री लग रहा है ना, डबल ट्री लग रहा है। तो पहले में 2 4 6 ऐसे 8 ऐसे, ये 24 होगा, 24 होगा ना? क्या होगा? 24 क्यों लिखे हैं? 12 दूना 24। अभी हम 2 पेड़ रख कर चल रहे हैं ना, 2 पेड़ सब में रख दिए। पहले में 2 पेड़ रखे, दूसरे में भी 2 पेड़ रखे, तीसरे में 2 पेड़ रखे, चौथे में 2 पेड़ रखे। अब सेक्शन होगा तो 3, अब देखो 3 है ना, तो 3 है तो कितना सेक्शन होगा? इसमें सेक्शन कितना होगा? सेक्शन तो 2 ही होगा ना, हर क्लास में 2 ही सेक्शन है। इसमें बोला कितना सेक्शन है? इट वाज डिसाइडेड दैट द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्वाइस मेनी देयर क्लास नंबर इफ द स्कूल हैज क्लासेस फ्रॉम 1 to 12 ईच क्लास हैज 2 सेक्शन। अच्छा 2 ये क्लास है, अरे 2 ये सॉरी सेक्शन है। ठीक, तो इसमें कितना लगेगा? 3 लगेगा, तो 3 लगेगा। ठीक, क्लास के हिसाब से ना है, क्लास के हिसाब से लिख लो और उसका फिर डबल कर देना। समझ में आया? अगर एक क्लास है तो 1 पेड़, 2 क्लास है तो 2 पेड़, 3 क्लास है तो 3 पेड़, 4 क्लास है तो 4 पेड़, समझ गए? 12 है तो 12 और फिर डबल कर देना, बस यही हमको प्रोग्रेशन बनाना है, समझ गए? तो अब यहाँ पर 12 क्लास है तो 12 क्लास में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम ये वाला फार्मूला को प्रीफर कर देंगे, SN = n/2 a + l, ये। ठीक, अब यहाँ पर ट्वाइस कर दिए, ट्वाइस समझ रहे हो ना? ट्वाइस क्यों कर दिए? अभी तो हम क्लास में 1 पेड़ लिए ना, फर्स्ट क्लास से तो 1, सेकेंड क्लास से तो 2, थर्ड क्लास से तो 3 ऐसे लिए, लेकिन अब उसका डबल भी लेना है, समझ गए? डबल कर दे रहे हैं ना, सब में डबल हो जाएगा ना, पूरा निकाल कर डबल कर दो। ठीक, अब ये अब देखो ऐसे इसलिए किया है ना कि हम ओरली भी जोड़ सकते थे इसको, इसीलिए कुछ थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा रहे ताकि आप इस फार्मूला पर आइए, समझ गए? नहीं तो हम ऐसे ही ओरलो तो आंसर दे देते, तो बस उसको घुमाया है, थोड़ा बहुत ऐसे लिख दिया, ठीक ना? तो अब n/2 तो 2l/2 a + l, l यानी 24, ये खत्म हो जाएगा। 12 26 कितना आ जाएगा? लिखे समझ में आया ना? a + l लिख दिए, a हमारा 2 है, ये 24 है, 24 लास्ट टर्म होगा, यानी 12 क्लास में 24 पेड़ लगेगा। अगर हम 2 पेड़ लगाते हैं तो 12 क्लास है तो 24 लगाएंगे, समझ गए? ठीक, इस तरीके से तो कितना हो जाएगा? 72 7 12 2 24 7 31, 312 पेड़ लगेगा, समझ गए? आई विल चेक दिस आंसर 26। चलिए सही है, समझ गए? आगे समझ में ना? हाँ, अब देखो आगे देखो, समझ गए कि डाउट था? अभी देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसमें क्लास में सेक्शन रख दिए थे, 1 क्लास है तो 1 सेक्शन, 2 क्लास है तो 2 सेक्शन, ऐसे 3 है तो थोड़ा बहुत बदल देता है, थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दोगे तो लिख लोगे, समझ गए? हाँ, अब इसमें देखो क्या किया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि इन अ पोटैटो रेस होता है आपके पास, मान लीजिए पोटैटो रेस होगा। अब तो रेस इस तरीके का तुम लोग देखे नहीं हो, ऐसे रेस होता है, सरकारी स्कूल में होता है, ठीक ना? पोटैटो रेस, जिलेबी रेस, ऐसे कुछ होता है, जो भी मान लो। बोला इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब ये मान लो ये यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर ये पहला पोटैटो है,
समझ गए? मतलब बकेट कहीं रख दिया गया, बकेट यहाँ पर मान लो रखे हैं, ये रखे हैं ना, यहाँ से ये 5 मीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है पहला पोटैटो। ऐसी जो है ये दूसरा पोटैटो, तीसरा। तो अब आपको ये समझना है ना कि ये पहले से हमको 5 मीटर है, लेकिन ये पहले से दूसरे पोटैटो से अब कुछ अलग कर दिया है, ध्यान देना है, बस यही सब लिखा है। तो 3 मीटर है, समझ गए? तो ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। ऐसे ही ये कुछ लास्ट पोटैटो होगा, कितना पोटैटो उठाना है। अब देखो 10 पोटैटो, P10 लिख देते हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें AP से क्या लेना देना है AP से लेना देना। अब देखो क्या कर रहा है ना, अब ऐसा तो है कि मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आदमी है। अब ये गया पोटैटो उठाया, जेबा में रख लिया, फिर पोटैटो उठाया, 10 तो जेबा में रख ही लेगा। तो ऐसे ही अगर चल जाएगा उठा लेगा, तो हम तो ऐसे ही जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या कर रहा है ना कि पहला पोटैटो उठाया फिर आकर पैकेट में रखा है, मतलब जा रहा है आ रहा है, तो जा रहा है आ रहा है, तो समझो कि दूसरा अगर उठाने जाएगा फिर आएगा तो ज़्यादा दूरी हो जाएगा। तो ऐसे अगर 10 पोटैटो अगर लगातार ऐसे किए तो जोड़ोगे तो ऐसे टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमको एक सीक्वेंस में रखा है, समझ गए? सिंपल, समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन की पढ़ो, पैटर्न पढ़ो, भले आसान है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed in 3 meter apart in the straight line. Okay, there are 10 potato in the line and competitor start from bucket and pick up the nearest potato, run back with it and drop it in. समझ गए? वही बोला है कि एक उठाया आकर फिर वापस होकर रखा, फिर बोला है पढ़ लो, पहले पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ो पेशेंस के साथ। बोला है बकेट रन्स बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू द ड्रॉप it in and he continue the same way until the potato are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? Simple, समझ गए? तो हमको क्या करना है, पहला अगर पोटैटो उठाएगा और फिर आएगा तो 10 मीटर होगा, ठीक। अब मीटर हटा सकते हो, बाद में हम लिख देंगे, समझे ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ से 10 पोटैटो उठाएगा तो क्या है, तब ऐसे मत सोच लेना 5 10। अब देखो ऐसे जोड़ने लगोगे 8 16, फिर अब ये पहले उठाना है तो 10, फिर दूसरे में उठाने के लिए 16 और फिर 16 और 10 26, ऐसे जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, यही ना। ऐसे आपको जोड़ना नहीं है, ठीक ना। तो आपको एक सीक्वेंस बना लेना है। अब एथमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही, सिंपल है, क्योंकि पहले में 5 आया 10। अब देखो यहाँ तो सेम में रख रहा है ना, 3-3 मीटर के गैप पर रख रहा है, समझे ना। पहले बैकेट से पहला पोटैटो रखा है तो 5 मीटर पर है, लेकिन जो आगे वाला पोटैटो है 3-3 मीटर के गैप पर रखा है, समझ गए? तो ये चीज़ है। तो क्या होगा, 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। अब देखो सोच रहा है कि अब ये तो उड़ कर नहीं जाएगा, ये तो 5 गया और आया तो फिर तो वही इनिशियल टाइम में आया, इनिशियल पर आ गया पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पर आ गया, फिर गया 8 मीटर, फिर आया 16 हो जाएगा। फिर अब तो देखो इसका गैप देख लिए तो समझ ही गए। अब हमारे पास यहाँ पर टर्म कितना है, 10 टर्म है भाई। 10 पोटैटो तो 10 ही है ना, नंबर ऑफ पोटैटो तो 10 है, तो 10 टर्म हो जाएगा ना। अब आपको सम निकालना है तो लगा दो सम का फार्मूला, Sn = n/2 2a + n-1d लगा देंगे। अब हमको देखो 10वां पोटैटो का तो नहीं पता है कि ये कौन से टर्म पर है, वो तो हम नहीं निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, पहला तो लिखे 5 और आया तो 10, पहला लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, लास्ट टर्म नहीं है, हम इसीलिए इसी फार्मूला को प्रीफर कर रहे हैं। अगर समझ गए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगा दो 10/2, क्वेश्चन समझ गए ना, 2 × 10 + 10-1 और d कितना है, d आपका 6 है, समझे। तो 5 हो जाएगा और ये 20 और 54 20 74 और 5 5 × 20 7 5 35 370 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, समझ गए। दैट इज करेक्ट आंसर, ये बात समझ गए, ठीक ना। अब देखो इसी तरीके से वैसे ही दिया है क्वेश्चन नंबर 28, आप खुद से करना, समझ गए। अब इसको हम नहीं करते हैं, हाँ ये लास्ट एक्सरसाइज है ना, वर्ड प्रॉब्लम है ना। अब इसमें एग्जाम्पल भी हमको ले लेना चाहिए था थोड़ा, समझ गए। एग्जाम्पल वगैरह में वर्ड प्रॉब्लम का देखते हैं कि कुछ है, था नहीं इसलिए नहीं लिए हैं, हाँ ठीक ना। खैर चलो, अब जैसे देखो, अब इसमें देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 20 ने 28 को छोड़ दिए, क्योंकि ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, तो खुद से भी ट्राई करोगे तो आ सकता है, नहीं आएगा तो बता देंगे। देखो 20 ने ये भी देखो आप ओरली ऐसे जोड़ सकते हो, इसमें बिना एपी के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, देखो बोला कि अ सम ऑफ
₹700 to be used to give 7 cash prize to a student of the school for their and overall academic performance. If each prize 20 less than its preceding prize, find the value of each cash prize. Simple. हैं? कितने देखो 700 रुपया है, 700 रुपया में कितने लोगों को बांटना है देखते हैं, 7 लोगों को बांटना है, तो 100 रुपये मत बांट देना उसमें एक मतलब वो उसके 20 रुपया एक से दूसरे को कम पर रखना है, मतलब मेरे को 100 तो उसको 80 उसको 40 ऐसे। हाँ समझ गए, तो 700 रुपया है, 700 रुपये में 7 लोगों को बांटना है, ठीक ना। तो हमको तो ये नहीं मालूम है कि पहले को कितना दिए, तो पहले को मान लेते x है, तो दूसरे को x - 20, तीसरे को x - 40, अब 20 रुपये कम हुआ ना। अगर हमको 100 रुपये दिए तो मेरे से 20 रुपये कम, अब वो फिर अगले दूसरे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एपी बनेंगे कैसे, समझे। तो अब इसको तो तुम लोग ऐसे ही कर सकते थे, x + x - 20 x - 40 + x - 60, हाँ 7 है तो 7 को लिख कर एक लीनियर इक्वेशन में बनाकर सॉल्व कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ना। अब भले 7 ही है, हाँ अब हमको ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ये हमारा 7 टर्म हो गया, समझे ना, ये तो समझ ही गए 7 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म तो पता है ना कि 7 लोगों को प्राइज देना है, 7 लोगों को देना है, 700 रुपये देना है, तो 700 रुपये ये क्या है, सम ऑफ 7 टर्म है, सम ऑफ 7 टर्म है ना। 700 रुपये में 7 लोगों को डिवाइड करके देना है, तो सम ही ना है 7 लोग का, तो सम है, समझ गए। तो सम है तो सम वाला फॉर्मूला लगा दो। अब हमारे पास सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d, क्योंकि 7वें वाले को तो पता नहीं है कि 7वें वाले को क्या दोगे, समझ गए। ऐसे तो 7वें वाले को लिख ही सकते हो x के टर्म में, और जब 20 को हम लेज कर करके रखेंगे तो 7वां भी टर्म तो लिख ही लोगे, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है हमको। तो इससे अच्छा है कि तुम 7 को लिखकर सम करके 700 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लो, समझ गए। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम एपी पढ़ रहे हैं तो हमारा एपी कहीं ना कहीं समय बचा देगा, ठीक। तो यहाँ पर A7 700 है, तो A7 यानी 7/2 2a + 7 - 1d। अब यहाँ 7 700 है, इस 7/2 और a x है, और + 7 - 1 6d, d -20 है, 20 है ना, -20 हो गया, -20 लिखे, समझ में आया। 20 रुपये कम है ना, प्लस नहीं है, गलती मत कर देना। 100 दूना 200, और 2x + -120 ये हो जाएगा 320, और 2x x आ जाएगा 160 रुपया, ठीक, x आ गया 160 रुपया। तो अब तो समझ गए कि पहले को 160 रुपया दोगे तो 140 120 ऐसे 100 80 60 40 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। ये अब तुम अपने से मत लिख देना 100 रुपये सबको दे दिए, या हम अपने से सोच लिए, थोड़ा इसको सोच कर भी लिख सकते थे आंसर, समझ गए, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, समझ गए। तो बिना आप सॉल्व किए भी इसका आंसर लिख सकते थे। खैर चलो, ठीक ना। हाँ अब देखो इसमें क्या बोला है, हाँ 3 क्वेश्चन और इसमें है। अच्छा तो देखो लैंग्वेज है तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान दोगे, भले इजी है, इजी तो है ही, समझ में आ गया। देखो इसमें बोला है कि अ मैन से 33,000 सॉरी, एक मैन है 33,000 रुपया 10 महीने में सेव करता है। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव 100 रुपये मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ्स, हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। सिंपल, समझ गए, आ रहा समझ में ना। क्या है मतलब, एक आदमी है 10 महीने में सेव करता है, 10 महीने का मतलब है कि 10 का सम है, 10 टर्म का सम है, 33,000 रुपया है, ठीक। बोला है कि पहले महीने में कुछ सेव कर रहा है तो उससे 100 रुपया ज़्यादा कर रहा है, तो आप पहला टर्म तो पता नहीं है, x मान लिए, a मान लो, a + 100 हो गया, ठीक, a + 100 हो गया। अब ऐसे कुछ हो जाएगा, आप क्या करोगे, 10 टर्म है, इस 10 दिया है 33,000, अब हमारे पास निकाल देना है। अब वेरिएबल इसमें क्या है, a ना है, d तो है ही भाई, d तो 100 रुपये है ना, 100 रुपये प्लस कर रहा है ना। अगर आज मैं एक महीने में इतना कमा रहा हूँ तो अगले बार 100 रुपया प्लस कर दूंगा, समझ गए। तो बस फार्मूला लगा देना आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं, देखो इसमें बोला है कि
अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज द फॉलो ₹200 for the first day, 250 the first second day and 300 for the third day, etc. penalty for each succeeding day, 50 more than preceding day. सिंपल। बोले आप देखो झूठे इतना लंबा चौड़ा फेंक दिया है, समझा ना, और आप डरते हो। हाँ बस, नहीं यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि जब भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ नंबर को पहले से देखे रहते हैं और हम नंबर देख लेते हैं तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ कर लेंगे, और हम लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे, वर्ड पर ध्यान नहीं देते। नहीं, न्यूमेरिकल डेटा पर हमको नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू को नहीं देखना है, समझे कि नंबर में क्या लिखा है। शब्द नहीं देखोगे, शब्दों का हेर फेर हो जाता है तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप ध्यान नहीं देते हो, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो माने नहीं करता है पढ़ने को। गणित में आपकी इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, आप ऐसा सोचते हो, नहीं ऐसा नहीं है, समझे, ज़रूरत है। ठीक, देखो बोला है कि पहले महीने में 200 रुपये उसको पेनल्टी देता है, अगर वो दूसरे दिन नहीं आता है 50 रुपये और बढ़ जाएगा, तीसरे दिन ऐसे 300 हो जाएगा, चौथे दिन ऐसे ही कुछ हो जाएगा, समझ गए। 50 रुपये उसको मतलब एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। अगर वो 300 दिन तक ऐसा करता है तो बताओ क्या उसको पेनल्टी हो, तो सम ऑफ 30 टर्म। तो देखो ऐसे सब क्वेश्चन में कभी कभी हमको ये नहीं समझ में आता ना कि क्या तो 30वां तो नहीं टर्म पूछ रहा है, 30 टर्म तो नहीं पूछ रहा है। इसमें बस ये आपको समझना है कि सम ऑफ 30 टर्म का ही क्यों बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं तो लगता है अब वो 30वें का ही खाली बात करता है कि 30वें दिन में उसको कितना पेनल्टी देना पड़ता है। तो सेंस आपको देखना है कि 30वें दिन का सिर्फ बात कर रहा है कि 30 दिन का बात कर रहा है, समझ गए। तो बस यही थोड़ा सा ध्यान दो लोगे। तो अगर 30वां दिन का बात कर रहा है तो 30वां टर्म होगा, और 30 दिन का बात कर रहा है तो सम निकाल देना। तो आपके पास एपी है ही 200 रुपया, 250 हो जाएगा, और ऐसे 30 दिन तक चलेगा, सम नल लगा देना आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, कुछ खास नहीं है। ठीक मिस्टर, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और है, ट्राई करना है, आते हैं जीपी पर, समझ गए। एक और दिया है, नहीं नो प्रॉब्लम, ठीक ना। अब देखो जीपी थोड़ा सा बता दें, ऐसे हम बताए थे जीपी, ठीक ना। अब देखो जीपी क्या है ना कि 11 में पढ़ाना होता था, एपी तो मान लो 10 में लोग पढ़ लेते थे। ठीक, अब हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बात हो रहा है। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बात हो रहा है, तो जैसे अभी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, देखे हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का तरीका क्या था, आपके पास T1 T2 T3 ऐसे गोइंग ऑन है, Tn है, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते थे। ठीक, T2 में से T1 को, T3 में से T2 बोथ आर इक्वल, दैट इज द कॉमन डिफरेंस सेम, दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर कॉमन रेशियो से लेना देना है, कॉमन रेशियो मतलब डिवाइड से लेना देना होगा, समझ गए। हाँ, अब यहाँ पर देखो जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमारे पास जब इक्वेशन था तो उसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो या तो सब्ट्रैक्टिंग कर दे रहे थे या तो एडिशन कर दे रहे थे, वेरिएबल वगैरह निकालने के लिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब बन रहा था तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको इक्वेशन का तरीका बदल जाएगा, डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको क्यूब वगैरह से, क्यूब रूट वगैरह से फैमिलियर होना चाहिए। आप बिना फैमिलियर के देखो इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, समझ गए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन उससे होगा, तगड़ा होता है कैलकुलेशन, बट आपके 9th में है तो खैर तो उतना दिया नहीं होगा। ठीक, खैर चलो लेट्स गो डिस्कस। तो इसमें भी कुछ फार्मूला हमें याद रखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास पहले क्या करना है, पहले हमको जीपी का बात है, तो जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा छोटा प्रोग्रेशन होता है। अब देखो दोनों के बीच में अभी एक और होता है, तो जब थोड़ा और पढ़ लोगे तो एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आपस में कुछ इनके बीच में तीनों में रिलेशन होता है। खैर अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, जब आप 11 में जाओगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। आपस में रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे कुछ कंपेयर वगैरह नहीं करते हो, क्वांटिटी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कुछ ऐसे रिलेशन बनता है उसमें, समझ रहे हो ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप ऐसे उसी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही लेना देना होता है, ज्योमेट्रिक से अलग है, समझ गए। ठीक, तो वो देखेंगे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन जब कंपटीशन का इंजीनियरिंग वगैरह का देखोगे, ऐसे सिलेबस में नहीं है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानोगे, A1 A2 A3 A4 ऐसे गोइंग ऑन एन है, और ये हमको जीपी में पहचानना है। तो जीपी में पहचानने के लिए क्या करोगे, A2/A1 कर दो, और
A3/A2 कर दो। बस ये अगर देखना है, इसको हम R इंडिकेट करेंगे। R जो होता है कॉमन रेशियो होता है, R जो होगा वो कॉमन रेशियो होगा, रेशियो होता है। रेशियो यानी वही, रेशियो क्या होता है, रेशियो यानी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो फ्रैक्शन में लिखा है उसी के सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। अगर R सेम होगा तो ये GP होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे गोइंग ऑन है। ये अब देखना है GP है कि नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। सिंपल है, 4/2, 8/4, 16/8, 32/16, 2 हमारा R है। यहाँ पर R कितना है, 2 है। कैसे, 4/2, 8/4, 16/8 सिंपलेट करोगे तो 2 ये ना आ रहा है, तो R यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब ये प्रोग्रेशन क्या हुआ है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है नहीं। अब जैसे ऐसे लिखते 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लिखते, तो अब ये P है, समझा ना, ये आपका AP है। अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते हैं, समझ गए। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का उल्टा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे मान लो हम इसको बोलते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आप इसको क्या करते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ऐसे 1/10। अब इसको देख लेते हैं AP है कि नहीं है, इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस करके अगर ये बात हो जाता तो ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आए बात समझ में, ठीक ना। मतलब उसका कुछ अलग से हमको नहीं पढ़ाना है, हमको AP में बनाना पड़ता है, ठीक ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का उल्टा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ऐसा नहीं कि AP का हार्मोनिक होगा, नो नो नो, कंट्राडिक्शन हो जाता है, समझिए, विरोध करने लगेगा। हार्मोनिक का उल्टा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक। अब जैसे मान लो हम ये लिखें, थोड़ा बता दें, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। अब बोले हैं बताओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई कंसेप्ट अलग नहीं है, समझ गए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट वही है कि अरिथमेटिक में बनाओ, समझ गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कंसेप्ट लगाओ तो क्या लिखोगे, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये AP हो जाना चाहिए, ये AP है ही। जब AP है तो इसका मतलब ये हार्मोनिक भी है, समझ गए। तो ये कहने का मतलब है। खैर ऐसे ही बता दिए, तो हमारे पास प्रोग्रेशन की थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो खैर तो हमको GP ही पढ़ना है। तो अब यहाँ पर देखो GP के लिए क्या होगा। अब यहाँ पर ऐसे तो हम GP में, जैसे हम लोग AP में पढ़े थे तो सम निकालना देखे थे, टर्म निकालना देखे थे। टर्म और सम है ना, टर्म मतलब कोई भी टर्म, TN, A+n-1 D ये पढ़े थे। और सम यानी SN = n/2 A+L पढ़े थे, यही ना। हमारे पास 2 ये फॉर्मूला था। वैसे ही यहाँ पर भी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, आपको टर्म निकालना है, सम निकालना है। हाँ एक चीज़ और है, थोड़ा और एडवांस पढ़ोगे तो बहुत कुछ इसमें हो जाता है, थोड़ा उसे ये हट कर है, समझ गया ना, ठीक। GP में इन्फिनाइट सीरीज भी पढ़ना होता है, समझिए। खैर उतना नहीं दिया। इन्फिनाइट सीरीज का मतलब है कि AP में हम इन्फिनाइट वगैरह का बात नहीं किए थे, GP में थोड़ा बहुत होता है, समझ गए। खैर वो सब इंजीनियरिंग का है। इन्फिनाइट सीरीज जाएंगे तो अभी तो हमको फिनिट सीरीज का बात करना है। फिनिट सीरीज वही, मतलब आपके पास जो भी प्रोग्रेशन है उसमें हम नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर ले रहे हैं, कितना है उसमें, समझ गए। वही फिनिट सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, फिनिट सीक्वेंस, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2, 4, 6 अरे सॉरी 2, 4, 8, 16 ऐसे गोइंग ऑन है। GP है। तो इसमें A यानी 2 है, R यानी 2 है, R यानी इसमें से इसको डिवाइड कर दो, इसमें से इसको n तो है नहीं, n निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म भी नहीं है, कैसे निकाल सकते हो समझ रहे हो। अब मान लो यहाँ पर हमारा 256 है और ये GP है। अब हम इसमें क्या मिसिंग है, n मिसिंग है, तो n निकाल सकते हो। लास्ट टर्म दिया है तो n निकाल सकते हो। तो आप कहोगे लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला यही लगा दे क्या, बेवकूफ़ कहेंगे ये कैसे लगा दोगे, ये तो AP का है ना, समझे। GP का तो फॉर्मूला अलग है, तो GP का लास्ट टर्म का फॉर्मूला अलग है, जैसे AP में यूज कर रहे थे। देखो हमारे पास फॉर्मूला अलग हो जाएंगे, तरीका वही रहेगा। जैसे तरीका मतलब ही नहीं है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, मतलब लास्ट टर्म क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये सब तो आप फैमिलियर वही चीज़ है, बस उसकी निकालने की तरीका बदल जाएगा, समझ गए। सोचना तो वही है कि लास्ट टर्म का क्या मतलब है, उसमें लास्ट टर्म क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, वही चीज़ सोचना है, ठीक। तो फार्मूला एक लिखते हैं,
ये तो समझ जाओगे जीपी है कि नहीं है, पहचानना देख ही लिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पहचान लोगे कि है कि नहीं है। एपी में बना लेना, उल्टा लिख देना उस सीक्वेंस को, उल्टा लिखकर एपी वाला रूल फॉलो कर देना, अगले में से पिछले, अगले में से पिछले, सेम हो जाता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। चलो जब अरिथमेटिक हो गया तो जीपी भी हो गया, बस ऐसे कर लेना, समझ गए। खैर चलो, तो मान लो एक हमारे पास फार्मूला है, ठीक ना, दिया है आपके में, दिया है फार्मूला, दिया है, लास्ट टाइम निकालने का फार्मूला है, ठीक ना। सम का नहीं दिया है, खैर हम सम का भी बता देंगे, ठीक ना। ये हम भी देखे थे कि नहीं, सम का नहीं दिया है ना, नहीं सम का नहीं, क्लास 9 में सम का नहीं दिया है, खाली ठीक। लास्ट टर्म का ARN-1। अच्छा देखो, अब देखो, अब अगर हम मान लो एक इकोनॉमिक्स में एक थे, कोई नाम तो हमको नहीं याद आ रहा है, ठीक, नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे एपी। देखो अगर हमारा देश इतना बड़ा देश है ना, इतना बड़ा देश है, हमारे देश में जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है जीपी जैसे चल रहा है, और जो खाना है जो मतलब वो एपी जैसे चल रहा है, समझ रहे हो ना। आप ऐसे आंकड़ा लगा सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हो, वो बताए थे ऐसे कुछ कि हमारा जो जनसंख्या है वो ऐसे बढ़ रहा है, मतलब आज 2 है तो कल 4 हो जाएगा, और खाना आज 2 है तो कल 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे बढ़ रहा है, मतलब पॉपुलेशन ऐसे जा रहा है, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। तो लोग एपी जीपी का ऐसे यूज वगैरह ऐसे बताएं हम, चलो वो तो खैर हम लोग उस लेवल का पढ़ेंगे, तो अभी तो उतना नहीं है, ठीक। हाँ सबसे पहले देखो क्या है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, ऐसे गोइंग ऑन T10, अरे T10 का सॉरी TN, जीपी हो गया, ठीक। तो अब यहाँ फर्स्ट टर्म को ये मान लिए, तो ये T2 बाई T1 क्या होगा, R होता है, R, तो T2 हमको निकालना है, T1 क्या है, A है, R हो जाएगा, तो T2 कितना आ जाएगा, AR, सिंपल। तो AR, अब देखिए अब यहाँ पर जब T2 AR है तो T3 कितना होगा, AR स्क्वायर होगा, भाई एक टर्म घटा है ना इसमें से, तो T4 कितना हो जाएगा, AR क्यूब हो जाएगा, T5 कितना होगा, AR 4 हो जाएगा। अच्छा अब यही हमको लिख देना है, TN कितना हो जाएगा, TN AR, और एक घट जाएगा N-1 हो जाएगा, यही हमको फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक ना। तो लास्ट टाइम का फार्मूला यही हो गया। अब इसका सम निकाल सकते हो, ठीक ना, इसका सम निकाल सकते हो, सम निकाल कर देखना, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम बताए थे, ठीक। तो इसका क्या यूज करना है, अभी यूज कैसे करना है, ये तो जैसे हम एपी में यूज कर रहे थे फार्मूला को, वैसे ही यहाँ यूज करना है इस फार्मूला को, जैसे वहाँ यूज करना सीख गए तो यहाँ यूज करने में क्या आपको लफड़ा हो जाएगा, क्या लौट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना। अच्छा अब यहाँ पर मान लो 81, 27, 9, 3, 1, आप बोला है जीपी है कि नहीं, सिंपल है, जीपी है ना, जीपी है, ठीक है जीपी है। अब बोला है ना कि क्या 81, 27, 9, 3 ऐसे 1, फर्स्ट टर्म कितना है 81, कॉमन रेशियो कितना है 1/3, गलती से मत 3 लिख देना है, समझा ना। 27/81 होगा, ये मत देख लें बड़े में से छोटे को डिवाइड करेंगे हम आगे वाले में से पीछे वाले को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ए कितना है 81, आर कितना है 1/3। अब इसमें फर्स्ट टर्म पूछा था, कॉमन रेशियो पूछा है, कुछ और पूछा है, अच्छा 11 टर्म पूछा है, T11 पूछा है, तो T11 को क्या लिख सकते हो, T11 को लिख सकते हैं AR⁻10, A यानी कितना है 81, R कितना है 1/3 पावर 10। अब इसको देखो, इसको आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, समझ गए, इसको कंप्यूट तो करना ही पड़ेगा। अब आपको थोड़ा एक्सपोनेंशियल का आइडिया होना चाहिए, हाँ एक्सपोनेंशियल का आइडिया होना चाहिए, एक्सपोनेंट एंड पावर जो पढ़े थे क्लास 8 में, समझे, उसकी आइडिया होना चाहिए। अब देखो इतना छोड़ दोगे तो बेचारे एग्जामिनर को थोड़ा लगेगा कि तुम फैमिलियर नहीं हो, समझे, तो थोड़ा अपने आप को फैमिलियर कराना पड़ता है, नहीं हो तो देख लो। अब हर जगह नहीं तुम कर सकते हो ना, मान लो इसका बेस देख रहे हो ना कि हम कहीं ना कहीं 81 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस बेस मतलब इसके जैसा, मतलब उसके जैसे बेस बना लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो 3/4 और 3/-10, समझ गए, ये हो जाएगा 3/-6, इसको लिख सकते हो 1/3/6। अब इसको चक्कर में मत पड़ जाना 3/6 का वैल्यू कितना होगा,
क्योंकि मैक्सिमम जब हमारा इंडेक्स बढ़ेगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मतलब लिखेंगे, समझ गए, उसको एक्सप्रेस नहीं करना है। ठीक, अगर आपको मन है तो देखो ना, लो दिखा देते हैं, मन है तो करो, मन है कहाँ, मन है कहाँ। अब इंटू करोगे, हमको तो लिख देंगे 3 9 29 27 81 243 729 1/729 हो गया आंसर। अब हो गया, संतुष्ट हो गए? नहीं, समझे। अब यहाँ पर लिख दिए 1/3 पावर 10 है, या 1 कुछ लिख दिए 3 पावर 12 है। अब तुम इसको एक्सप्रेस करने चले हो, नहीं करना है ये सब, समझे ना। बस हमको ये देखना है, इसको इवल्यूट करने की कोशिश करो, बस यही सब देखेंगे, ठीक ना। तो हाँ, जब भी एक्सपोनेंशियल अगर बड़ा रहेगा तो हम उतना ही रहने देंगे, ठीक, ये बात समझ गए, ठीक है। अब देखो, मान लो अब इसमें पूछा है 20 टर्म, नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो नंबर ऑफ टर्म पूछा है तो जैसे 5 10, अब नंबर ऑफ टर्म पूछा है तो जीपी में है ही, तभी नंबर ऑफ टर्म पूछा है, या तो एपी में होगा तो नंबर ऑफ टर्म पूछेगा, या तो जीपी में होगा। जीपी पहचान ही लेंगे, आगे वाले से पीछे वाले को डिवाइड करके देख लो, बस यही करना है। 5 10 20 40 ऐसे गोइंग ऑन है। लास्ट टर्म दिया हुआ है 2560, ये लास्ट टर्म है, टीएन है, हाँ, ARn-1 TN होता है, ये TN है 2560, AR 2 पावर n-1। अब ये देखो, इसको तो काटने आना चाहिए एक्सपोनेंशियल। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल पावर का क्वेश्चन है तो कर ही सकते हो थोड़ा बहुत, n निकालना है तो 5 का डिवाइड कर दो, 50 25 12, और 2 पावर n-1। अब देखो 2 पावर 12 होता है, 2 पावर कितना होगा 10 होता है ना। अच्छा 1 मिनट, 2 दूना 4 दूना तो 16 32 34 28 56 512 8 होता है, 8 होगा ना, 8 होता है, चलो 8 लिख दो, सही है ना। अब 512 कैसे निकाल लेना, नहीं याद है तो लो ऐसे याद रखो, 4 10 हो जाएगा, 4 9 ना 9 सॉरी 9 ना, n = 10, 9 है ना, अरे 9 है, चलो ठीक हो गया। तो ये हो गया मेरा इस तरीके से, बात समझ में आया। इतना टाइम लग गया, अब ये सब तो आना चाहिए ना। अब आपकी गणित देख ही रहे हो कि कैसा स्थिति है गणित में, अब इसमें तो लोड ही जाओगे आप लोग। अच्छा चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक। हाँ, इसमें बोला है कि इफ द 4th and 7th टर्म एंड ए जीपी आर 54 and 1458 respectively, then find its common ratio first term and nth term and 6th term. That is all about question asking. Yes, तो सिंपल है। 4th टर्म कितना है, T4 दिया है 54, तो T4 को क्या लिख सकते हो, AR³ लिख सकते हो। अब यहाँ देखो डिवाइड वाला तरीका लगाते हैं ना, इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, ए और आर 2 वेरिएबल होगा ना भाई, एक टर्म ये है, एक टर्म और दिया है, तो T7 दिया हुआ है, T7 कितना है 1000, ये दिया है 1458। अब ये AR/6 = 1458। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का आइडिया होना चाहिए, बस ए और आर निकालना है। अब डिवाइड कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ तुम सोच रहे हो कि माइनस कर दें प्लस कर दें, वो नहीं करना है ना इक्वेशन की यहाँ। हाँ देखो, इक्वेशन की आईडी, इसका इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे प्लस माइनस नहीं होगा, समझ में आया, हमेशा डिवाइडे होगा या तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई डिवाइड से है। रेशियो कैसे निकाल रहे हो, डिवाइडे करके ना, तो डिवाइडे से होगा इक्वेशन सॉल्व, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ देखो दोनों को डिवाइड कर दो। अब तुम इसमें इसको करो चाहे इसमें इससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको बड़ा देकर छोटा में करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो AR6 AR³ = अब देखो क्या है ना कि हमारा जो गणित है ना, हम क्या क्या बोल रहे हैं, हमारा गणित है ना, इसको आप सिंपलेस्ट में नहीं कर पाएंगे जो 9th में पढ़ते हैं, उतना टाइम लग जाएगा। इस फ्रैक्शन को अगर इस नंबर को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसा दे देते हैं, उसको काटने में 10 मिनट लग जाएगा, समझिए। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अब ऐसा काटो फास्ट, ये हो गया। अब इसको भी नहीं काट पाएंगे, इसको भी सिंपलेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये हमारा गणित में स्थिति है। ये हो गया R⁴,
ठीक ना। इसको काटोगे कितना मिलेगा बताओ। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब ये क्यूब है तो कहीं ना कि क्यूब में ही होगा कुछ ऐसा। अगर नहीं होगा तो मतलब तुम्हारे हिसाब से तो वैसे क्यूबे में दिया रहेगा। अब क्यूब में है तो इसकी यूनिट डिजिट देखो और इसकी यूनिट डिजिट देखो और मारो, हाथ लगाओ, दौड़ा दो। 27 हो जाना चाहिए हमको लग रहा है। आर का वैल्यू 3, ठीक ना। आर आ गया मेरे पास, सही है ना। आर हमारे पास सही है, 3 है, ठीक ना। अब यहाँ पर रख दो, इसमें रखो चाहे उसमें रखो। तो ए एजिट है और आर कितना है, ए एजिट आर 3 पावर 3 इसका लूप 54। ये काट दो, 27 दूना 54, ये 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब हमारे पास क्या निकालना है, अब जीपी बनाना था। तो जीपी बनाना है तो ए यानी 3, ए आर 3 दूना का 6, 6 दूने 12, ऐसे गोइंग ऑन होगा। हमारा जीपी बन गया। 3 दूना का 6, 6 दूने का 12, क्या ए आर स्क्वायर। अच्छा 1 मिनट, 2 है ना यहाँ पर, सॉरी 2 है, ये 6 18। अब ठीक है ना, ठीक है, हो गया ना। अरे ये 2 है ना, ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ए आपका 2 है, आर आपका 3 है, समझ गए। nth टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है। तो 6 टर्म को क्या लिख सकते हो, T6 ए आर 5, तो ए यानी 2, आर कितना है 3, 3 पावर 5। अब इसको देखो T6 को 3 पावर 5 को एक्सप्रेस करना है तो कर दो। हाँ कर सकते हो, थोड़ा बहुत है तो इतना तो कर सकते हो। 3 को 5 बार लिखोगे तो सब याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। 3 9 27 81 243, 243 गुणा 2, ठीक ना, 486, डन। समझ में है, 486 हो गया। तो ये मेरा हो गया 6 टर्म। nth टर्म निकालना है तो n में ही आंसर लिख देना है। क्या लिख देना है, n में ही आंसर लिख देना है। तो Tn इजकल टू ए आर एन माइनस 1। तो ए यानी कितना है, 2 था ना, आर 3 3 माइनस एन माइनस 1। अब इसको मत कंप्यूट कर लगना, ठीक ना। अब वो आए एन में ही आंसर देना, तो ऐसे कुछ पूछा है, ठीक ना। चलो अब आते हैं, देखो और एक एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें उतना खास नहीं हैं? उतना खास नहीं। यस मिस्टर, कितना? ओके चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें बोला है 4th 7th और 10th टर्म एन ए पी इज ए बी, सॉरी 4th 7th 4 7 10 जी पी ए बी सी। 4th T4 A, ठीक, T7 B, T10 C। ABC में दिक्कत क्या है? अच्छा हमारा नंबर अगर आता है तो हमारे लिए सुविधा रहता है। अगर कुछ ऐसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हो गया तो बस अरे कुछ नहीं, प्रूफ करना है हमको। ये बी स्क्वायर इजकल टू AC। देखो बी स्क्वायर इजकल टू AC हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 2 टर्म को इंटू करना है और एक का स्क्वायर ले लेना है। बी है तो इसका स्क्वायर लेना है, इसका इंटू कर देना है। तो अब इसका इंटू करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो पहले हम T4 तो लिख लें। T4 को क्या लिखोगे? अब देखो T4 को ना अब ऐसा मानना है ना कि ABC मत मानना है ना, मतलब फर्स्ट टर्म को ये मत मानना, कन्फ्यूजन ये काट दोगे, फर्स्ट टर्म को अलग कर देना, समझे ना। तो फर्स्ट टर्म को ये मान लेते हैं तो XR n-1 लिख सकते हैं। तो ये 4 - 1 3 हो जाएगा, 4 टर्म हो गया ना X। अच्छा X ऐसे लिख देते हैं। तो XR क्यूब इजकल टू कितना है, T4 A है, ठीक ना। इसको एडिट रहने तो लिखे, समझ में आया ना। फर्स्ट टर्म को X माना है, कॉमन रेशियो आ रही है, ठीक है। T7 कितना लिखोगे, X और R6, ये B हो जाएगा ना, XR6 सेकेंड हो जाएगा। और C इजकल टू XR कितना 9 ना। अब देखो क्या करना है, हाँ अब मल्टीप्लाई कर लो, ए और सी का मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट और सेकेंड का इसको बैलेंस करना है ना, इक्वल करना है, देख लोगे हो जाएगा। तो पहले बी स्क्वायर कर लो ना, LHS है। तो बी यानी कितना है, XR पावर 6 है, होल स्क्वायर ले लो। पता चला कि ये भी कंप्यूट नहीं करने आ रहा है, X स्क्वायर R के पावर 12, ये मेरा LHS है यार। अब AC करेंगे तभी ठीक है। अब AC, तो AC कितना हो जाएगा, AC A इंटू सी, A XR क्यूब इंटू XR
9। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर r पर 12, दोनों बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक ना, ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक, सही नहीं ना था? अच्छा, अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो थोड़ा समझाना, तो एक पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक ना, क्योंकि देखो वर्ड प्रॉब्लम ही आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि हमारा देखो हम जो एजुकेशन ले रहे हैं ना वो एकदम सस्ता ले रहे हैं, और सस्ता एजुकेशन आप समझ ही रहोगे बढ़िया नहीं मिलेगा, समझे। और दूसरी बात, अगर महंगा एजुकेशन लेते हो तो हम महंगा जैसे पढ़ाई भी नहीं करते हैं। चलिए देखिए, इसमें बोला है, अब सुनो ध्यान से, बोला है ना कि अ मैन राइट अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। यू रिमेंबर ऑलरेडी दिस क्वेश्चन यू आस्क, यू फॉरगेट और रिमेंबर दिस क्वेश्चन? Okay, I will read this question. Okay, first you see and read more 2 times, 3 times, 4 times. Then after you decide you understand or not, then I will help you. Okay. इसमें बोला है कि a man write a letter to 4 of his friend. He asked each of them to copy the letter and mail to 4 different person with the instruction that they more the chain similarly. Assuming that the chain is not broken and its cost rupees 5 to mail 1 letter, find the amount to spend the postage of the 6 set of the letter is the mail. Simple. आया ना समझ में? हैं? आया समझ में कि नहीं? बोलो। क्वेश्चन नहीं समझ में है? फिर से एक बार रीड करते हैं। पहले पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को सुनो, क बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, समझो। ठीक, इसमें तो ऐसे ही सीक्वेंस बना लोगे तो लिख लोगे, सीक्वेंस से तो बनाना है। हाँ, दूसरी बात है कि जो सीक्वेंस बनाना है ये जीपी वाला बात है कि एपी वाला। अभी तो हम पढ़ा रहे थे, ये तो पता है कि जीपी चल रहा है, तो हम जीपी में ही सोचेंगे, एपी के बातें नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसे पढ़ाई नहीं करेंगे, सब आएगा, मिक्स रहेगा ना। तो हम जो पढ़ते हैं ना जानते हैं कि हाँ इस थ्योरम के बेस से चल रहा है ना, तो इसी थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन होगा। हम कुछ आस पास सोचते ही नहीं, समझे ना। तो इसीलिए थोड़ा और कुछ बुक उठाते हो ना तो कुल मिक्स रहता है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट वगैरह सब किया जाता है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होता है कि उसमें सब मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है, हर टाइप का रहेगा। तुम एक चीज़ नहीं सोचते, एक्सरसाइज जब लगाओगे ना बुक का तो उसी के बेस पर आता है, वो पता चल जाता है, तुम और कुछ सोचोगे नहीं, और जब तक कुछ सोचोगे नहीं तब तक दिमाग बढ़ेगा नहीं, समझे। तो सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो बोला है कि अ मैन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। He asked each of them to copy the letter and mail to 4 different person with the instruction that they move the chain similarly. ठीक, assuming that the chain is not broken and it cost rupees 5 to mail 1 letter. अब ये तो आगे का कॉस्ट का बात कर रहा है, पहले तो तुमको यहीं तक समझना है। A man writes a letter to 4 of his friends, मतलब एक आदमी है पत्र लिखता है 4 फ्रेंड को, समझे। तो उस आदमी से हमको लेना देना नहीं है, वो चारों से लेना देना है, जो चारों को भेजा है उससे लेना देना है। और हाँ, अब उस चारों में से कोई एक है ना, तो अब उसमें से कोई एक फिर 4 को भेजेगा, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही ये चैन बनता रहेगा। चैन मतलब वो चैन समझते हो ना, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, मतलब वो ऐसे गोइंग ऑन है, मतलब ये नहीं कि हम उसकी लास्ट एक निकालेंगे, लास्ट निकालें तो भी एक ये पैटर्न जो दिख रहा है एक फॉलिंग मैनर में जो भी चल रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही चल रहा है। बट यू try to understand that. Repeat this question. I repeat this question. He asked each of them to copy the letter and mail to 4 different person with the instruction that they move the chain similarly. बस इसके आगे बताओ क्या बनाना है, कैसे बनाओगे सीक्वेंस। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा और रेशियो हमारा 4 हो जाएगा, तो पहला टर्म हमारा 4 होगा, दूसरा 16 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जा रहा है? अरे ये पहले बताओ, एक आदमी है, पहले एक आदमी है 4 के पास भेजा, ठीक ना, ये 4 के पास भेजा, ये आदमी से लेना देना, ये आदमी सो गया, देकर मान लो सो गया, लेट गया, मतलब बेहोश हो गया, दे दिया तो ठीक ना। तो इस आदमी से हमको लेना देना नहीं, ये चारों के पास लेटर गया, तो ये हमारा पहला टर्म 4 आया ना। अब ये क्या करेगा ना कि ये 4 को देगा ऐसे, और ये भी 4 को देगा ना।
तो अब इससे नहीं लेना देना है, अब ये तो एक पर्टिकुलर, अब ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 को देगा, ये 4 को देगा, ये 4 को, तो 16 हो जाएगा। आया समझ में? समझ गए? फिर अब देखो सोचो, ये 4 को देगा, फिर ये 4 को देगा, फिर ये 4 को देगा, फिर ये 4 को देगा, 8 को 4 को देंगे, फिर ये 4 को देगा, फिर ये 4 को देगा, फिर ये 4 को देगा, वो जो था, और फिर ये कुछ 4 को देगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। 8 लोग तो 4 बार। हाँ, तो ऐसे कुछ चैन बन रहा है, समझ गए? तो अब देखो ये पैटर्न तो समझ गए, 64 हो गया, ऐसे बन गया जीपी, बन गया ना, ये बन गया। अब इसमें क्या पूछा है, फिर आगे पढ़ो, पढ़ते ही नहीं हो, जब वर्ड वाला आता है बात तो बस दिमाग उतर जाता है, समझे? यही हमारा पढ़ाई लिखाई है, जब हमको थोड़ा सा इजी लगता है तभी हम ध्यान देते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हुआ बस हाईवे से उतर जाओ, समझे ना? ये मेरे बजट का नहीं है, समझे? क्योंकि हम बजट अपना तय कर लेते हैं, तो जब बजट अपना तय कर लोगे, बजट मत तय करो ना क्लास में बैठकर, आप ट्राई करो, आप कोशिश करोगे तो आपकी बजट वो हो जाएगा, समझ में आया? देखो इधर बोला है, एज्यूमिंग दैट द चैन इज नॉट ब्रोकन, इट्स कॉस्ट ₹5 to mail 1 letter. Find the amount spent the passage postage for the 6th set of the letter is mailed. 6 बताओ, चलो बोलो। 6 बार चलेगा ये तो। हाँ, पहले छठवां टर्म निकाल लो, छठवां टर्म निकालोगे तो आएगा। हाँ, और उसके बाद एक का बाद एक लेटर का 5 रुपया है, तो छठवें में जितना आएगा, छठवें वाले का जो सेट बनेगा उसका कॉस्ट बताना है। तो छठवें टर्म यानी निकालोगे तो क्या आएगा, T6 यानी AR 5 हो जाएगा, तो A यानी 4 और R कितना है 4, 4 के ऊपर 5 हो जाएगा। अब 4 के ऊपर 6, तो 4 के ऊपर 6 यानी कितना आ जाएगा, अब इंटू तो करना ही पड़ेगा। तो चचा को 16, 64, 2 से 56, 512, 512 और गुणा 4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 512 गुणा 4, 5 के 20, 20 48 हो जाएगा, 20 48 हो जाएगा ना, 20 48 हो जाएगा। और एक का कितना देना है, कितना हो जाएगा? 4 के पर 6 है तो कितना आ रहा है, 40 से 96 आ रहा है। कहाँ गलती कर दी है, 4 के पर 6 होगा तो 6 बार नहीं लिखे क्या? चचा को 16, 64, 2 से 56, 512, 4 बोलो, 4 के पर 6, 4 के पर 6 लिखो, देखो 4 को 6 बार लिखो, कहाँ गलती है? 40 से 96 आ रहा क्या? चचा को 16, 64, 2 से 56, 512, 512 गुणा 4। तो क्या पता अमाउंट दे रहा, एक मिनट। और हाँ अच्छा, उसका नहीं, पहले छठवां टर्म 4096 दिया है, ठीक, इंटू गलत नहीं ना कर दिया है, फिर 5 का इंटू कर देंगे, वो तो समझ ही रहे कि एक लेटर के 5 रुपया है। अच्छा चलो ठीक है, छठवां टर्म देख लिए ना, छठवां टर्म यानी क्या लिखोगे, AR 5 है लिखोगे, AR 5, तो A ये हो गया, R पावर 5, 5 R 4 है ना, है डिवाइड होता है, 4 के पर 6 हो जाए, 4 के पर 6 का 20 48 किससे लिखा है अरे 40 96 कैसे लिखा है? अच्छा चलो इंटू कर लेना, आप देख लेना। तो ये हमारा 4 6 हो जाएगा, 4 पर 6, और 4 के पर 6 से हम 5 के इंटू कर देंगे, ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा, यही ना होगा? बस ये लिख देना, आप कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना, ठीक ना? तो ये हो गया। चलो अब डिस्कस, एक्सरसाइज में तो ऐसे ही कुछ दिया है, थोड़ा बहुत दिया है, चलो एक्सरसाइज जो बता देते हैं, ठीक ना? 1-2 एग्जाम्पल है, आप ट्राई करना, थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, ठीक ना? देखो अभी तो ऐसे ही दिया है, 6C है, एक्सरसाइज 6C का बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें बोला है कि शो दैट द प्रोग्रेशन 6 to 5, 6 to 5, 1 to 5, 2 5, ऐसे। देखो क्वेश्चन तो समझ गए थे ना वाला, ठीक है, बस क्वेश्चन ही समझना है, हमको क्वेश्चन ही समझाना है, और आपको बस आंसर से मतलब होता है, ठीक है। इसमें देखो आपको ये दिया है तो ए समझ ही रहे हो, 6 to 5 है, रेशियो निकाल लेना, टर्म निकालने तो निकाल ही लोगे, खैर इसको छोड़ देते हैं, समझिए।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, पहला तो समझ ही रहे हो, एग्जाम्पल लिए तो आप तो इसको देख ही लोगे। इसके बाद देखो -27, 9, -3, 1, -1/3 ऐसे गोइंग ऑन, ठीक ना। तो फर्स्ट टर्म देखो -27 होगा, डिवाइड कर देना है, -1/3 रेशियो हो जाएगा। 9 टर्म nth टर्म निकालना तो निकाल ही लोगे। 9 टर्म यानी क्या लिखोगे, 9 टर्म को AR पावर 8 लिख दोगे। A आपके पास कितना है 27 -27 और R कितना है 1/-3 के पावर 8 हो जाएगा। इसको कंप्यूट कर लेना। अब देखो सिंपल, अब थोड़ा क्या दिक्कत होता है ना, ऐसे सबको कंप्यूट करने में दिक्कत होता है वो चीज़ को, ठीक ना, ठीक होगा ना। अब देखो वो तो माइनस उसका है, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, आगे है तो 3 पर 3 लिख दो, -1 पर 8 है तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 पर -8 हो जाएगा। तो यहाँ तो बेस सेम ही है। अब ये माइनस में रहता तब थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है, एक बेस माइनस में एक प्लस में, तो थोड़ा वहाँ ऑड इवन वाला सोचते कंसेप्ट, समझे ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस ये तो बाहर है, ये बेस सेम है तो 3 पावर -5 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब इसको तुम एक चेंज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल को हटा सकते हो, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक ना। चलो ऐसे कुछ दिया है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यही सब लिखा है। बस सम वाला बात नहीं किया है, सम वाला बात कर लेंगे एक दिन किसी दिन, ठीक। हाँ, इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 3, 6, 12, 24 ऐसे गोइंग ऑन है। तो इसमें 6, 7, 8 दिया है, इज 6, 7 मतलब टर्म पूछा है, कौन सा टर्म है, मतलब लास्ट टर्म लेकर चलेंगे, समझे। हाँ, वी टर्म ऑफ द GP 3, 6, 12, 24 इज गोइंग ऑन लाइक दिस, इज 7, 6, 8 मतलब वी टर्म, मतलब n पूछा है। तो AR n-1 वाला कंसेप्ट लगाओ, 768 को लेकर चलो। अब A यानी 3, R कितना 2 पर n-1 इस 7, 6, 8। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, काट दो इसको, 3 दूना का 6, 3 5 15, 3 6 18 ना, 2 पर n-1, 2 पर 6 ना, 2 पर 6 नहीं, 2 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। ये लौट गया, n का वैल्यू 9 आ जाएगा, 9th टर्म आ जाएगा, ठीक। यही सब पूछा है, ऐसे 3 ठो लगातार दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। चलो 1-2 क्वेश्चन और है, ट्राई करना, नहीं आ गया तो किसी दिन देख लेंगे। ऐसे वही सब दिया है, इजी दिया है, ठीक ना, नहीं दिया है, नहीं दिया है, 1-2 ठो नीचे दिया है, कर सकते हो वो सब, ठीक।